शोभा जी, क्या योजनाएं हैं आपकी? अब चुनाव, बिल्कुल लोकसभा चुनाव सर पे हैं। एक बड़ी हार भी आपको मिली है विधानसभा चुनाव में। मैंने अपने संगठन को बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज किया है। स्वीकार करती हैं आपकी कांग्रेस का परसेप्शन खराब हुआ है पूरे देश में, खासकर पिछले 2 वर्षों में। ये वो पार्टी है जिसने इस देश को हमेशा विकास की राह पे आगे लेके आई है और जिसने देश को टोटालिटी में देखा है, देश को टुकड़ों में नहीं देखा है। नमस्कार, वार्ता विशेष में स्वागत आप सभी लोगों का। हमारी इस विशेष प्रस्तुति में हमेशा कोई ना कोई विशेष अतिथि हमारे साथ होते हैं और आज हमारे साथ हैं महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और अब नियुक्त हुई राष्ट्रीय प्रवक्ता शोभा ओझा जी। स्वागत आपका शोभा। थैंक यू। शोभा जी, सबसे पहले तो अभी आप राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाई गई हैं। एक सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता है। ये महिला कांग्रेस बनने के बाद जो अचानक आप नेशनल फ्रेम में आई हैं, ये व्यस्तता आपकी बढ़ा रहा है? बहुत बड़ी जवाबदारी आदरणीय राहुल जी और सोनिया जी ने दी है और मैं उनकी आई एम थैंकफुल टू देम। और निश्चित ही बहुत व्यस्तता रहनी चाहिए इस पद पर, क्योंकि पूरे राष्ट्र की महिला संगठन का बोझ है और ख़ास तौर पे ऐसे दौर में जब महिलाएं इस 21वीं शताब्दी में महिला इश्यूज़ को, महिलाओं को सेंटर स्टेज हैं महिलाएं, और रोज़ कोई ना कोई इशू होता है। महिला अत्याचार तेज़ी से बढ़ा है और उस पर चर्चा होने लगी है, खुल के विरोध स्वर उठने लगे हैं। निश्चित ही महिला संगठन को बहुत सीरियसली काम करने की आवश्यकता है। तो शोभा जी, क्या योजनाएं हैं आपकी? अब चुनाव, बिल्कुल लोकसभा चुनाव सर पे हैं। एक बड़ी हार भी आपको मिली है विधानसभा चुनाव में। ये जो गैप मिला है, इसका कैसे इस्तेमाल करने जा रही है राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर भी और महिला कांग्रेस की अध्यक्षा के तौर पर भी? देखिए, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते मैंने अपने संगठन को बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज किया है। सबसे पहली बात, क्योंकि महिलाओं का संगठन है, महिलाओं की बात पहले, और महिला अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना और महिला अत्याचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज़ बनकर आज हम खड़े हुए हैं हिंदुस्तान में। दूसरी बात, जो हमारी अपेक्षा है हमारी पार्टी की हमारे संगठन से है कि हमें एक सरकार और जनता के बीच में एक कड़ी का काम करना है। हमें जो सरकारी योजना है, केंद्र सरकार, यूपीए सरकार ने पिछले 10 सालों में बहुत काम किया है और इस देश के नागरिकों को बहुत सारे अधिकार दिए हैं। अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का अधिकार दिया है, रोज़गार की बात करें तो मनरेगा के तहत रोज़गार का अधिकार दिया है, गरीबी से लड़ने के लिए खाद्य का अधिकार दिया है, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार दिया है। लेकिन काफी भ्रष्टाचार भी हुआ है, ये आप स्वीकार करती हैं? देखिए, मैं उस पर आऊँगी आने वाले इस पे। तो ऐसे बहुत सारे अधिकार दिए हैं, पर कहीं ना कहीं एक संगठन के नाते इन अधिकारों को जनता के बीच में ले जाके प्रचार प्रसार करना में हम असफल रहे और वही वजह रही हमारी पिछले दिनों विधानसभा में हार की भी। और मैं समझती हूँ कि संगठन का काम है कि जो सरकार काम करे उसको जनता तक पहुँचाए, उस जनता की जो मुश्किलात हैं उसको सरकार तक पहुँचाए। ठीक है शोभा जी, अब एक चीज़ और भी देखिए, सोनिया जी ने भी ये बात कही और राहुल जी ने भी कही। उन्होंने कहा कि महंगाई और भ्रष्टाचार, ये दो जो है इन्होंने हमको बहुत नुकसान पहुंचाया है। भ्रष्टाचार में आप देखिए कई सारे आरोप लगे यूपीए 2 के आपके कार्यकाल में, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो या अभी आदर्श कैंप की बात हो। राहुल ने खुद कहा कि इसको मैं चाहता हूं कि ये रिपोर्ट जो है स्वीकार की जाए। आप देखिए, फिर 2G स्कैम की बात हुई, कोयला घोटाले की बात चल रही है। ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं आपके विपक्षी कि आज़ाद भारत में इससे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार नहीं रही है। देखिए, हमें ये मानते हुए कहीं भी संकोच नहीं है कि भ्रष्टाचार कहीं कहीं हुआ है। और जैसा आपने कहा, पर एक तरफ भ्रष्टाचार और दूसरी तरफ पार्टी का उस भ्रष्टाचार को लेके क्या रुख है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, हमने भ्रष्टाचार को नहीं सहन किया। हमने जो भी, चाहे हमारी पार्टी के अंदर लोग रहे हों जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, चाहे हमारे कोएलिशन पार्टनर्स हों जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, सबके खिलाफ एक्शन लिया है। वहीं दुख होता है जब दूसरी पार्टियां, जो कि अपने आप को भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, जो उंगलियां उठा रही, भ्रष्टाचार पे शोर मचा रही है। तो जो 2G है, किसकी देन है? ये प्रमोद महाजन जी की देन है। जब प्रमोद महाजन खुद टेलीकॉम मिनिस्टर होते थे तब शुरुआत हुई थी और
बहुत बड़ा इस भ्रष्टाचार में उनका रोल रहा है, तो उसको वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। येडियुरप्पा जो कि कर्नाटक में फिर से ज्वाइन कर गए हैं, जेल में रह के आए भ्रष्टाचार के लिए, तो ये दोहरी नीति जो इन पार्टियों की वो गलत है। और मैं आपको याद दिलाऊं, भ्रष्टाचार की बात सबसे पहले पार्टी के अंदर हमारी लाडले नेता राजीव जी ने की थी, और प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कहा था कि जब हम 1 रुपया केंद्र से भेजते हैं तो केवल 15 पैसे ज़मीन तक जो वाकई ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंच पाता है, बाकी पैसा भ्रष्टाचार में। क्या आपको लगता है कि स्थिति में सुधार हुआ है? 15 पैसे से बढ़कर ये कुछ और पहुंचा है? देखिए, उसके बाद जो राजीव जी की ये सोच थी, तो उन्होंने पंचायती राज की स्थापना करी, जिससे कि गांव के लोगों को, ज़मीनी लोगों को सत्ता उनको सौंपी, जिससे कि भ्रष्टाचार में कमी आए, पैसा सीधे उन पे आए और वो उसको कामों में लगा सके, विकास में लगा सके। उसके बाद जब ये लगा कि ये काफ़ी नहीं है, इससे भ्रष्टाचार को हम रोक नहीं पा रहे हैं, तो RTI का अधिकार कांग्रेस ने इस देश को दिया। शोभा जी, शासन की बात आपने की, गवर्नेंस की बात की, यही तो मोदी जी का आरोप होता है, जो बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, कि एक्ट नहीं, एक्शन चाहिए हमें। वो बार बार ये कहते हैं कि आपने सिर्फ एक्ट, कानून बनाए हैं, कानून को लागू करना बिल्कुल एक डिफरेंट बॉल गेम है। यहाँ पर शायद, क्या आपको लगता है आपकी सरकार चूक रही, जिसकी वजह से इनको अवसर मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल मेदी, देखिए, जहाँ तक मोदी और भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, इनका आज से नहीं, जब से RSS और जनता पार्टी थी, फिर भारतीय जनता पार्टी बनी, हमेशा से इनका स्टाइल ऑफ वर्किंग रहा है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो और सच बना दो उसको। तो मोदी जी वही कर रहे हैं। मोदी अगर भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मध्य प्रदेश सरकार पे क्यों नहीं एक्शन लेते? मोदी किस भ्रष्टाचार की, येडियुरप्पा को क्यों उन्होंने सोचा कि कुछ लिंगायत वोट्स मिल जाएंगे, इसलिए येडियुरप्पा जो कि भ्रष्ट साबित हो चुके हैं, जेल जा चुके हैं, उनको पार्टी में फिर लेते हैं और वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को सबने रिश्वत लेते दिखा, वो पार्टी भ्रष्टाचार की बात कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की वक्तव्यों पर या स्टेटमेंट्स में मत जाइए, पर जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने, चाहे आपको याद हो नटवर सिंह जी पे आरोप ही लगा था, सिद्ध भी नहीं हुआ था, और पार्टी ने उन्हें निकाल दिया था, और ऐसे कई एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ जहाँ पार्टी ने आरोप लगा और सिद्ध हो। आदर्श शीख के मामले में मुंबई के CM को तुरंत रेजिग्नेशन अपना देना पड़ा। तो हमने कभी भी अपने लोग कहीं आरोप भी लगे हों, सिद्ध भी ना हों, पर आरोप लगना ही काफ़ी रहता है कांग्रेस में, और उस ग्राउंड्स पे हमारे नेताओं ने रिजाइन स्वीकार करती हैं आपकी कांग्रेस का परसेप्शन खराब हुआ है पूरे देश में, खासकर पिछले 2 वर्षों में? देखिए, कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी मुसीबत यह है, क्योंकि कांग्रेस लगातार सत्ता में रही है और कांग्रेस बहुत पॉजिटिव सोचने वालों में से है। ये वो पार्टी है जिसने इस देश को हमेशा विकास की राह पे आगे लेके आई है, और जिसने देश को टोटलिटी में देखा है, देश को टुकड़ों में नहीं देखा है, देश को यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के रूप में नहीं देखा है, जिसने इस देश को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के रूप में नहीं देखा है, जिसने इस देश को क्षेत्रवाद या भाषा के रूप में नहीं देखा है, इसने एक देश को एक नेशन के रूप में देखा है। तो उस सोच के साथ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ी है देश को लेके। अब प्रचार और मार्केटिंग के एक युग में हम जी रहे हैं, और शायद हम समझते हैं कि मार्केटिंग अगर ना हो, आपने कितना ही काम किया हो, अगर मार्केटिंग ना हो तो जनता शायद कहीं ना कहीं भूलती है कि तो अब आप मार्केटिंग के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, अभी हम अपनी पिछली गलतियों से समझ चुके हैं, और मैं समझती हूँ कि अगर दौर जो है मार्केटिंग का है, तो हमें भी उसमें उसी अस्त्र शस्त्रों से उतरना चाहिए जो दौर है। शोभा जी, आप कह रही हैं कि आपने देश को कभी हिंदू मुस्लिम के तौर पे नहीं देखा, सिख ईसाई के तौर पे नहीं देखा, बुद्ध जैन के तौर पे नहीं देखा, लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री रहते हुए ये कहता है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, तो क्या ये ना समझा जाए कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति है? नहीं, देखिए, क्या होता है कि अगर घर में 3 बच्चे हैं और एक बच्चा कमज़ोर है, तो निश्चित ही माँ की सोच ये रहती है कि उस कमज़ोर बच्चों को दूसरे बच्चों की बराबरी में लाके मैं खड़ा कर दूं, चाहे उसको 2 रोटी ज़्यादा खिलानी पड़े। तो वही सोच प्रधानमंत्री की रही होगी जब उन्होंने ये वक्तव्य दिया होगा। महिलाओं के लिए मैं वीकर सेक्शन शब्द नहीं यूज़ करूँगी, पर कहीं ना कहीं उन लोगों को भी आगे लाके और बराबरी का अधिकार देने की ज़रूरत है, मैं समझती हूँ।
अभी राहुल जी ने AICC सेशन में कहा कि मैं 50% महिला CMs देखना चाहता हूं, और यहाँ पे अगली बार जब मीटिंग हो तो मैं 50% महिलाओं को देखना चाहता हूं। आपको लगता है इतने दिनों से वुमेन रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई राजनीतिक एकमत नहीं हो पाता है उस पर? अलग अलग कारण हो सकते हैं, मैं उसकी फिर गहराई में नहीं जाऊँगा। इन हालात में क्या देश में सिर्फ महिला सशक्तिकरण एक नारा मात्र बन के नहीं रह गया है? देखिए, फिलहाल तो है, सिंबलिज्म है। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब राहुल जी ने इस बात को कहा कि वो 50% मुख्यमंत्री चाहते हैं इस देश में। ये एक युवा सोच और एक अच्छी सोच ही ये कह सकती है। जो राजीव जी ने हम महिलाओं के लिए इस देश में किया, मैं उनके उस जज्बे को सलाम करती हूँ। और उन्होंने इस देश की महिलाओं को इतनी ताकत दे दी जो विश्व में उसका कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं मिल सकता। और जो 33% का आरक्षण दिया तो पुरुष हमारे देश में हंसते थे कि आप महिलाएं इतनी कहाँ से लाओगे, कैसे लाओगे, और पुरुष प्रधान सरपंच पति जैसी बातें आने लगी। पर उसके बाद हमने देखा कि वो आरक्षण में 50% से ज़्यादा हमें महिलाएं आने लगी, तो 50% आरक्षण हो गया। आने वाले समय में ये महिला बिल भी पास होगा। कब तक आप ये ड्रीम मटेरियलाइज होता देख रही हैं? सपना कब तक? जल्दी, फरवरी में, अभी फरवरी में, क्योंकि हमारे नेताओं ने, सोनिया जी और राहुल जी, कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है इस बिल को पास करवाने के लिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि फरवरी में यह अधिकार हमें मिलेगा। छोटे से ब्रेक का वक्त है। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो बात करेंगे अभी अभी हुए अरविंद केजरीवाल के आंदोलन की, और इसके अलावा दिल्ली की एक कोर्ट के आदेश की, जिसमें दिल्ली के एक मंत्री पर महिलाओं के अधिकारों को जो है छीनने का आरोप लगाया गया है, उनके साथ बदतमीजी करने की बात हो रही है। उस पर महिला कांग्रेस क्या सोच रही है, और वंशवाद पर कांग्रेस की सोच क्या है? छोटे से ब्रेक के बाद।